कहते हैं भगवान हर घर में एक बड़ा बेटा इसलिए भेजता है ताकि जब हालात बिगड़े तो कोई एक ऐसा हो जो अपने सपनों की कुर्बानी देकर पूरे परिवार के सपनों को जिंदा रख सके। लेकिन अफसोस दुनिया उसकी सफलता तो देखती है, उसके त्याग को नहीं। आज की कहानी ऐसे ही एक बड़े बेटे की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको अपना बड़ा भाई दिखाई दे, अपना पिता दिखाई दे, या शायद अपना ही परिवार दिखाई दे। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में पति पत्नी, एक बेटी और 4 बेटे। घर में न धन था न कोई सरकारी नौकरी, लेकिन एक चीज़ बहुत थी, मेहनत। समय बीतता गया, बेटी की शादी हो गई। जिस दिन बेटी की डोली उस घर से निकली, उसी दिन घर का सबसे बड़ा सहारा भी चला गया। अब रसोई का काम, घर का काम, सब कुछ माँ के कंधों पर आ गया है। उधर पिता की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 4 बेटे थे, सबको पढ़ाना था, सबको आगे बढ़ाना था, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि सपने आसानी से पूरे हो जाते। उस पिता ने कभी हालात के आगे घुटने नहीं टेके। जहाँ लगा 2 पैसे मिलेंगे वहाँ काम शुरू कर दिया। कभी सब्जी बेची, कभी कपड़े बेचे, कभी गन्ने का जूस बेचा, कभी गांव के मेले में दुकान लगाई और आखिर में समोसे और फूल की दुकान शुरू कर दी। दुकान चलने लगी। लोग कहते थे बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था उन समोसों के स्वाद में एक पिता का पसीना, एक माँ की जागी हुई रातें और 2 मासूम बच्चों का बचपन भी मिला हुआ था। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उस घर की बत्ती अभी भी जल रही थी। माँ चूल्हे के सामने बैठी फुल्की बेल रही थी, पिता उन्हें तल रहे थे। सबसे बड़ा बेटा आटा गूंथ रहा था और उससे छोटा विनय 14 साल का तैयार फुल्कियों को गिन गिन कर डिब्बे में रख रहा था। छोटे भाई नींद से लड़ते हुए जितना हो सकता था उतना हाथ बटा रहे थे। रात के 1 बज जाते थे, फिर भी किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि सबको पता था अगर आज मेहनत नहीं हुई तो कल दुकान नहीं खुल पाएगी। सुबह मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद के बाद स्कूल भी जाना होता था। कभी स्कूल पहुंच जाते, कभी दुकान की वजह से पढ़ाई छूट जाती। स्कूल में साथ पढ़ने वाले बच्चे मजाक उड़ाते थे, देखो समोसे वाला आ गया, आज कितने समोसे बेचे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके मजाक उड़ाते थे। ये बातें उन दोनों भाइयों के कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरती थी, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था जिस दर्द को दुनिया मजाक समझ रही है, वही दर्द एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 16 साल का था, बेने सिर्फ 14 साल का, लेकिन दोनों का रिश्ता सिर्फ भाई का नहीं था। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दिन भर काम करते करते, खेत में, दुकान पर या रात को फुल्की बनाते समय दोनों अपने मन की हर बात एक दूसरे से कह देते थे, सपने भी और डर भी। एक दिन गेहूं की कटाई के बाद दोनों भाई भारी ठेला लेकर घर लौट रहे थे। धूप तेज थी, कंधे दुख रहे थे, हाथों में छाले पड़ चुके थे। रास्ते में बड़े भाई ने ठेला रोक दिया। कुछ देर आसमान की तरफ देखा, फिर विनय की तरफ मुड़कर बोला, यार विनय, एक बात कहूँ? विनय मुस्कुराया, भैया आज इतने गंभीर क्यों हो? बड़े भाई ने धीरे से कहा, हम सब तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी जिंदगी बस मेहनत करते करते निकल जाएगी। हमारे घर की गरीबी तभी बदलेगी जब हम में से कोई एक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। विनय चुपचाप अपने बड़े भाई को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अगले ही पल ऐसा फैसला लेने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा फैसला हुआ।
परिवार ने तय किया कि विनय इलाहाबाद जाएगा, वहाँ रहकर पढ़ाई करेगा, ताकि जिस घर में आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं हुई, वहाँ से एक दिन कोई सरकारी नौकरी में आएगा। लेकिन सवाल सिर्फ एक था, खर्चा कहाँ से आएगा। पिता चुप थे, माँ चुप थे, विनय भी चुप था, लेकिन सबसे बड़ा बेटा चुप नहीं रहा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करिए, विनय की पढ़ाई नहीं रुकेगी। हम दोनों जहाँ भी जाना पड़े जाएंगे, लेकिन इसका सपना नहीं टूटने देंगे। कुछ ही दिनों बाद पिता और बेटा हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के सतारा जिले पहुंच गए। न अपना घर न अपना गांव, बस एक सपना, विनय को पढ़ाना है। वहाँ दोनों ने फिर से समोसे की दुकान शुरू की। सुबह अंधेरा रहते उठना, आलू उबालना, मसाला तैयार करना, दुकान लगाना, रात तक खड़े खड़े काम करना, फिर अगले दिन वही मेहनत। उधर गांव में माँ अकेली रह गई थी। सुबह घर का काम, फिर खेती की चिंता, कटाई, घर संभालना, और हर शाम आसमान की तरफ देखकर बस एक ही दुआ मांगना, हे भगवान, मेरे बच्चों की मेहनत बेकार मत जाने देना। उधर इलाहाबाद में विनय दिन रात पढ़ाई में लगा रहता। जब भी उसे किताब खरीदनी होती, कमरे का किराया देना होता या फॉर्म भरने होते, वह बस एक बार घर फ़ोन करता, भैया थोड़े पैसे चाहिए। बड़ा भाई कभी ये नहीं पूछता कि कितने चाहिए, वो बस इतना कहता, तू पढ़ाई कर, बाकी हम देख लेंगे। और कुछ ही घंटों में पैसे विनय के खाते में पहुंच जाते। विनय हर बार सोचता, भैया इतनी जल्दी पैसे कैसे भेज देते हैं। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके खाते में सिर्फ पैसे नहीं आते थे, उसमें उसके पिता का पसीना और उसके बड़े भाई की अधूरी नींद भी शामिल होती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब माँ के लिए अकेले घर और खेती संभालना बहुत मुश्किल होने लगा था। शरीर पहले जैसे नहीं रहा। एक दिन माँ ने पिता से कहा, अब बड़े बेटे की शादी कर देते हैं, बहू आ जाएगी तो घर भी संभाल जाएगा और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जिस घर में बहू आएगी उसे सुख कम, जिम्मेदारियां ज़्यादा मिलेगी। कुछ महीनों बाद बड़े बेटे की शादी हो गई। नई बहू आई, उस घर में आई। उसे नहीं पता था कि वह सिर्फ पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक संघर्ष करते परिवार का हिस्सा बनने आई है। और उसने बिना कोई शिकायत किए घर संभाल लिया, माँ का हाथ बटाया, खेती में साथ दिया और अपने पति के हर संघर्ष में उसके साथ खड़ी हो गई। विनय इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था। पिता और बड़ा भाई महाराष्ट्र के सतारा जिले में समोसे की दुकान चला रहे थे और घर पर माँ और नई बहू मिलकर पूरा घर और खेती संभाल रही थी। नई बहू धीरे धीरे उस घर में ऐसे घुल मिल गई जैसे वह उस घर की बहू नहीं, बेटी हो। सुबह माँ के साथ रसोई में, दिन में खेत, शाम को घर की बाकी काम। कभी थक जाती, लेकिन चेहरे पर शिकायत कभी नहीं आती। माँ सालों के संघर्ष से कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी। कई बार बिना वजह भी बहू को 2 बातें सुना देती थी, लेकिन बहू बस मुस्कुराकर कहती, जी माँ। उसने आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी माँ उससे नहीं, अपने हालात से लड़ रही है। उधर महाराष्ट्र के सतारा में पिता और बड़ा भाई सुबह से रात तक समोसे की दुकान पर मेहनत कर रहे थे। उनके हाथ तेल की गर्मी से जल जाते, पैर दिन भर खड़े रहने से सूज जाते। लेकिन जब भी रात को दोनों बैठते तो बस एक ही बात करते, विनय की पढ़ाई कैसी चल रही होगी। इधर इलाहाबाद में विनय अपनी मंजिल के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। इसी बीच साल 2018 में
उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई। विनय पुलिस में नहीं जाना चाहता था, उसका सपना कुछ और था। लेकिन घर वालों ने कहा, बेटा परीक्षा दे दो, भगवान पता नहीं किस रास्ते में मंजिल दे दे। विनय ने परीक्षा दी, लिखित परीक्षा निकल गई। पूरे गांव में खुशी फैल गई। गांव वाले उसकी माँ से कहते, अरे चाची बधाई हो, अब तो विनय पुलिस बन गया। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन सालों बाद उनके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दिया। उन्हें लगा अब बेटे की नौकरी लग जाएगी। लेकिन अभी दौड़ बाकी थी, और विनय ने उस दौड़ की तैयारी कभी मन से की ही नहीं, क्योंकि उसका सपना वर्दी नहीं कुछ और था। दौड़ हुई और विनय कुछ ही दूरी पर छूट गया। जब वह घर लौटा तो माँ ने उससे कुछ नहीं कहा, न डांटा न समझाया, बस चुप हो गई। कई दिनों तक उन्होंने विनय से ठीक से बात भी नहीं की। उन्हें लगता था अगर बेटा थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज उसकी नौकरी लग जाती। विनय हर दिन माँ के सामने जाता, लेकिन माँ की खामोशी उसे अंदर से तोड़ देती। उसे अपने हारने का दुख कम था, दुख इस बात का था कि जिस माँ को पूरे गांव ने बधाई दी थी, आज उन्हीं माँ की आंखों में निराशा थी। लेकिन कहते हैं भगवान किसी की मेहनत हमेशा अधूरी नहीं छोड़ते। करीब 1 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई, और इसी बीच पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में आ गई। लॉकडाउन लग गया। विनय इलाहाबाद छोड़कर अपने गांव लौट आया। उसे नहीं पता था कि इस बार वह परीक्षा उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाली है। साल 2020 पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। लॉकडाउन लग चुका था। महाराष्ट्र में समोसे की दुकान भी बंद हो गई। पिता और बड़ा भाई वापस अपने गांव लौट आए। कई महीनों बाद पूरा परिवार एक ही छत के नीचे था, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। दुकान बंद थी, कमाई बंद थी, और भविष्य भगवान के भरोसे था। इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती निकली। इस बार विनय ने चुपचाप फॉर्म भर दिया। उसका सपना आज भी पुलिस बनना नहीं था, लेकिन उसे अपनी माँ की वह खामोशी याद थी, जो 2018 में दौड़ में फेल हो जाने के बाद कई दिनों तक उससे बात नहीं कर पाई थी। एक सुबह बड़ा भाई विनय के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, विनय, इस बार दौड़ मन से दौड़ना। अगर थक भी जाए तो ये मत सोचना कि तू अकेला दौड़ रहा है, तेरे साथ मैं भी दौड़ रहा हूँ। बाबूजी भी, माँ की दुआ भी, और भाभी की मेहनत भी। विनय कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें भर आईं। उस दिन से हर सुबह बड़ा भाई खुद विनय के साथ दौड़ने निकलता था। पिता खेत की मेड़ पर खड़े होकर उसे हौसला देते। माँ सुबह जल्दी उठकर उसके लिए खाना बनाती। भाभी उसका पूरा ध्यान रखती। अब ये सिर्फ विनय की तैयारी नहीं थी, पूरा परिवार उस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लिखित परीक्षा हुई, दौड़ हुई, मेडिकल हुआ। हर बार विनय के कदमों के साथ पूरे परिवार की दुआ चल रही थी। फिर वह दिन आया जिसका सालों से इंतजार था। रिजल्ट आ गया। विनय मोबाइल में अपना रोल नंबर खोज रहा था। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसका चयन हो चुका था। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर भागते हुए घर के अंदर गया। सबसे पहले उसने अपने माँ के चरण छुए
और बस इतना कहा, माँ इस बार मैं दौड़ पूरी कर आया। माँ रो पड़ी। उन्होंने विनय को सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, आज मेरी नाराजगी भी खत्म हो गई और मेरी दुआ भी पूरी हो गई। बड़ा भाई एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू हार के नहीं, बरसों के त्याग की जीत की थे। पिता आंगन में आसमान की तरफ देखकर बोले, हे भगवान, आज मेरे बच्चे की मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद जब विनय ने पहली बार वर्दी पहनी तो आईने में सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं खड़ा था। उस वर्दी में एक पिता का पसीना था, एक माँ की दुआ थी, एक बड़े भाई का अधूरा सपना था, एक भाभी का त्याग था और एक पूरे परिवार की बरसों की तपस्या थी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बड़ा भाई है तो उसके त्याग को समझिए। अगर आपके माता पिता आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी कद्र कीजिए, और अगर कोई आपके सपनों के लिए अपने सपने छोड़ दे तो उसे कभी मत भूलिए, क्योंकि हर वर्दी के पीछे सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की कहानी छिपी होती है। मैं हूँ विनोद। फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।